नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है आप में से उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। 2025 में एसबीआई पीओ की जो नोटिफिकेशन आई है उसके लिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जानेंगे, उसके बाद एग्जाम में आने वाला जो सिलेबस है सब्जेक्ट का वो जानेंगे, कैसे उसे कवर करना है ये जानेंगे। तो 3 स्टेप में पूरा वीडियो होगा। अब इस वीडियो के लेकर ये मत सोचना आप में से कि सर मैं आज से शुरुआत करूं तो क्या आज से मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। तो अगर आप बिल्कुल जीरो है और बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट है तो आपके लिए ऑब्वियसली एसबीआई पीओ की वैकेंसी नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एटलीस्ट 2 महीने पहले से तो तैयारी करना शुरू कर दिया था, चाहे किसी भी बैच में पढ़ रहे हो या फिर नहीं भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो दोस्तों आपके पास काफी हद तक एक एवरेज के ऊपर आप आ चुके होते हैं। तो हम इसे 1 बाय 1 सिलेबस और स्ट्रैटेजी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए, ये जो 4 कैंडिडेट्स दिखा रहा हूं ये ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं एसबीआई पीओ में, और ये वो टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने जॉब करने के साथ साथ सिलेक्शन लिया है। इन्होंने भी जॉब करने के साथ साथ सिलेक्शन लिया है। ये काफी लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, काफी स्ट्रगल करने के बाद सिलेक्शन लिया है। इनका आखिरी चांस था, उन्होंने भी सिलेक्शन लिया। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, सबकी स्ट्रेटेजी अपनी अलग अलग रही है। टीचर जो पढ़ाते हैं ना, तो टीचर अपने पैटर्न बता देते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका, मेहनत करने का तरीका स्टूडेंट्स का खुद का होता है, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स ना आज मिसाल बन चुके हैं। इनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। अब आप में से इनको तो देखेंगे तो इनका तो यूट्यूब चैनल भी है, तो लोग अपने हिसाब से गाइड करते हैं और उसके पीछे क्या है, उनकी खुद की मेहनत है। तो मैं जब बताऊंगा उनकी मेहनत में क्या चीज कॉमन थे जो कि आप सबको हेल्प करेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पैटर्न कैसा है। पैटर्न एसबीआई का आईबीपीएस और आरआरबी सभी एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट अब हो चुका है पिछले 1 साल से। तो ये 3 फेज में होता है। फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं। इंग्लिश में इसके दोस्तों 40 क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये तो बता दूं, मैं इंग्लिश आपको पढ़ाता हूं तो मैं इंग्लिश के बारे में पूरा बताऊंगा। क्वांट और रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस होंगे आपके। 20 मिनट्स मिलेंगे आपको। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो पहले आपको प्री एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करना है। जो भी सिलेबस इसका आएगा वो भी हम जानेंगे। प्री के बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहले ऑब्जेक्टिव होता है, तो रीजनिंग और कंप्यूटर एक साथ आता है। 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स। डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं, 40 मिनट्स मिलते हैं। तो टोटल ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए 170 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के हो गए और 3 घंटे का ये पेपर होगा। तुरंत इसके बाद दोस्तों फिर आता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की आपकी राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन में कैसी है ये चेक करने के लिए होता है। तो यहां पर डिस्क्रिप्टिव में एक बदलाव पिछले 2 साल से ही हुआ है। तो इसमें अब कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती है, जिसमें आपसे ईमेल लिखवाना चेक किया जाता है। ईमेल अलग अलग टाइप्स की कैसे लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स कैसे बनाई जा सकती है, सिचुएशन एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, प्रेसी राइटिंग कैसे लिखी जाएगी, ये सब कुछ दोस्तों पूछा जाता है। तो ये पूछे जाने के लिए देखो इसमें है तो 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप के 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 50 मार्क्स का होता है, 30 मिनट्स, 250 के आपका टोटल जो है मेंस का यहां पर बनता है। तो मेंस आपका कंप्लीट होने के बाद फिर आपका 2 हिस्से बटेंगे, जिसमें एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, बाकी दूसरे दिन उसी हिस्से में 2 और चीजें होती है। एक होती है ग्रुप एक्सरसाइज, एक होती है पर्सनल इंटरव्यू। ग्रुप एक्सरसाइज में क्या होगा, ग्रुप में अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट्स को बांट दिया जाता है और वहां पर पैनल में बैठे होंगे, एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए बोला जाएगा। एक टॉपिक बोल दिया जाएगा जिस पर डिबेट करने के लिए बोला जाएगा। एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिस पर कहा जाएगा सभी लोग मिलकर एक काम करो, कंक्लूजन पर पहुंचो कि इसका एक फाइनल कंक्लूजन क्या हो सकता है, सभी की सहमति होनी चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें डिस्कशन में दी जाती है। वहां पर चेक किया जाता है कि आपकी टीम में काम करने की एबिलिटी कैसी है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है। ये चीजें सिखाई जाएंगी, मैं खुद सिखाता हूं। तो ये हमारा स्टेप वहां पर आता है। उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है, जिसको पर्सनल इंटरव्यू कहा जाता है। तो ऐसे करके दोस्तों आपका एसबीआई पीओ की कंप्लीट जो है पैटर्न होता है। इस पैटर्न को अब आपने समझ लिया। आपको तैयारी करने में हेल्प करूंगा मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो सबसे पहले इंग्लिश को मैं पढ़ाऊंगा, तो क्या क्या आपको पढ़ना है, तो उसके लिए सिलेबस जानना जरूरी है। आते हैं सिलेबस के लिए। इंग्लिश को दोस्तों 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट आपको ग्रामर कंप्लीट करना है, दूसरा वोकैबुलरी है, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन है और चौथा ये राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स से आपकी डिस्क्रिप्टिव में हेल्प मिलेगी, और जो बाकी ये 3 चीजें करोगे, इन तीन चीजों से आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्रैक करने में पूरी हेल्प मिलेगी। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव में दोस्तों क्या क्या आता है, उसको समझने के लिए 1 बाय 1 जानेंगे। सबसे पहले ग्रामर है, तो ग्रामर में से दोस्तों ये 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं।
एरर डिटेक्शन बनता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनता है, सेंटेंस स्टार्टर बनता है, सेंटेंस कनेक्टर बनता है। ये चारों दोस्तों ग्रामर में ही बनते हैं। यूजुअली क्या है, जब प्री एग्जाम होता है ना, तो प्री एग्जाम में एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट ज्यादातर आते हैं। ये प्री में देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। तो ये सब करके जाएगा, ये होता है ग्रामर। तो यहां से ग्रामर में चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और तकरीबन चार पांच क्वेश्चन उसमें से बनते हैं। इन चारों टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे जो ग्रामर जिससे सिखाई जाती है। जैसे कि चैप्टर का नाम मैंने दिया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, वर्ब टेंस दोबारा लिख दिया मैंने, टेंस है। तो ये आपको सारे के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना होगा। जब इन चैप्टर को कंप्लीट करोगे तो इन चैप्टर्स में दोस्तों बताया जाएगा कि अच्छा कि रूल क्या होता है ग्रामर में, हर जगह क्या कौन सा रूल आता है। रूल के साथ में क्वेश्चन दिए होते हैं हर एक चैप्टर के बाद, ताकि आप हर एक चैप्टर के बाद उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए। यही क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको जो दोस्तों हेल्प करवाएगी। इन सभी स्टूडेंट्स ने बेसिक फाउंडेशन सभी ने पढ़ा है, तो फाउंडेशन दोस्तों आपको भी पढ़ना होगा, जिस वजह से आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, तब आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ग्रामर का हिस्सा इतना ही है और इतना सा हिस्सा आराम से किया जा सकता है। दूसरा हिस्सा जो इससे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है वोकैबुलरी का हिस्सा। ये वोकैबुलरी के हिस्से में आपको एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, वर्ड फिलर्स के क्वेश्चंस, वर्ड यूजेज के, वर्ड स्वैप के, स्पेलिंग में एरर के और क्लोज टेस्ट के, ये सब क्वेश्चंस वोकैबुलरी के हिस्से में आते हैं। और ये इन सब में से चार पांच क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एंटोनिम सिनोनिम जो है वो 2 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी चार पांच से कम कोई भी क्वेश्चन नहीं आते। ये क्वेश्चंस आपके आते हैं दोस्तों, और ये आपके वोकैबुलरी के सेक्शन में। वोकैबुलरी का सेक्शन बड़ा इसलिए क्योंकि वोकैबुलरी इतनी सारी है कि आपको याद करनी ही पड़ेंगी सभी को। अगर आपने पहले इंग्लिश कभी ध्यान से फोकस से नहीं पढ़ी है तो आपने बाय डिफॉल्ट वोकैबुलरी भी ध्यान नहीं दी होगी। तो वो ध्यान नहीं देने होने के बाद आज आपको लगेगा वो वर्ड्स आपको बड़े अनकॉमन लग रहे हैं, तो उनको कॉमन बनाने के लिए आपको बहुत सारी रीडिंग करनी होगी और उसको लर्निंग करनी होगी। दैट्स व्हाई ये ग्रामर से थोड़ा बड़ा सेक्शन बनता है और उस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। फोकस करने के लिए आपको वर्ड मीनिंग याद करने, जो कि मैं द हिंदू एडिटोरियल में पढ़ाता हूं, आप वहां से कर सकते हो, आप खुद से कर सकते हो। वर्ड मीनिंग याद करने होंगे। हर वर्ड को जो आप याद करे उसका सेंटेंस में यूसेज करना जरूर करिएगा, वरना दिमाग से वो उतर जाएगा जो भी वर्ड आपने पढ़ा है। इसके अलावा ईडीएम्स एंड फ्रेजेस आपको याद करनी होंगी। ईडीएम फ्रेजेस के क्वेश्चन वर्ड फिलर्स में मिलकर ही बन जाते हैं, आपको याद करना होगा। फ्रेजल वर्ब्स आपको याद करनी होंगी, जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगता है, जैसे कि लुक इनटू, लुक एट, क्या मतलब है इसका, है ना, ऐसे करके। तो इस तरीके की फ्रेजल वर्ब जो आपको ध्यान रखनी, एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन, कॉल फॉर, कॉल ऑन, कॉल आउट, ये इस तरीके की फ्रेजल वर्ब होती है जो कि दोस्तों आपको याद करनी ही होंगी। यहीं से दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये तो हमारा वोकैबुलरी का सेक्शन हो गया जो कि आपको कंप्लीट करना होगा। कैसे कंप्लीट करोगे, आप खुद से भी कर सकते हो, जो आप खुद से अगर लगता कर सकते हो तो खुद से करिए, वरना हम लोग तो पढ़ाते हैं एज ए टीचर, तो हम लोग भी आपको बताएंगे। तो पहले आपने देखा सिलेबस में ये किया, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए इंडिविजुअल। थर्ड सेक्शन आता है दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन का। अभी कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है ना, वो वोकैबुलरी के भी सेक्शन से बड़ा सेक्शन है, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया तो इसके अंदर ही वोकैबुलरी आपकी इन्वॉल्व हो गई। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज को समझना, सेंटेंस को समझना, पैराग्राफ को समझना। अगर आप पैराग्राफ समझ पा रहे हैं तो आप तभी समझ पा रहे हैं जब वोकैबुलरी आपको आती है। बिना वोकैब के आप पैराग्राफ कैसे समझेंगे, बिना ग्रामर के आप पैराग्राफ में क्या लिखा है उसे कनेक्ट कैसे करेंगे। हालांकि ग्रामर नहीं भी आती तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, और ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेंगे अगर अच्छे स्कोर चाहिए तो कॉम्प्रिहेंशन सबसे बड़ा हिस्सा है। और कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने कर लिया तो ऑब्जेक्टिव में तो ये हेल्प करता है, और यही एक हिस्सा है जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगा, यही एक हिस्सा है जो कि आपका ग्रुप एक्सरसाइज में हेल्प करेगा, यही हिस्सा आपका जो इंटरव्यू तक में हेल्प करता है। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन का सबसे बड़ा रोल है। कॉम्प्रिहेंशन के बिना कोई इंग्लिश का पेपर बनता ही नहीं है। कोई भी इंडिया में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के बिना कोई पेपर बनता ही नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन तो चाहिए ही चाहिए। जैसे आपने अपने 10th 12th में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अनसीन पैसेज के नाम से पढ़ा होगा, उसकी क्वेश्चंस किए होंगे, तो वही अनसीन पैसेज के नाम से यहाँ पर नाम चेंज होकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं, पैरा जंबल्ड सेंटेंसेस होते हैं, उनको सही करना होता है, ये इसमें आ जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीट करने वाला था, सेंटेंस कंप्लीशन, पैराग्राफ कंप्लीशन आ जाता है। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, मैच दी सेंटेंसेस आ जाते हैं। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ही होते हैं। आपको कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत करना होगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग करनी होगी, एडिटोरियल की रीडिंग जितना हो सकता है उतना रीडिंग करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर जो मेमोरी बेस्ड पे क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सॉल्व करिएगा, मॉक पेपर सॉल्व कीजिएगा, टेस्ट सीरीज से सॉल्व कीजिएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। ये किसी के भरोसे मत रहना, बस रीडिंग खुद से करनी है।
मेरा काम इतना है कि आपके अंदर के इंटरेस्ट को बढ़ा देता हूं, आपको मैं रीडिंग करवाना सिखा देता हूं। आप अगर जीरो हो, इस वाले एसबीआई पीओ को टारगेट नहीं कर रहे हो, लेकिन आईबीपीएस पीओ को, आईबीपीएस क्लर्क को, एसबीआई क्लर्क को, अपकमिंग एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हो, तो आप मेरे साथ पढ़ो ताकि मैं आपको आज से प्रिपरेशन कराना शुरुआत कर सकूं। और जब अगली बार कोई नोटिफिकेशन आए तो तब आप एकदम ऐसे ना हो कि मैं अभी आप अनप्रिपेयर्ड हो, तब तक आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और प्रिपेयर्ड होने के लिए पहले से पढ़ना होता है। सो एडिटोरियल सेक्शन को आपको पढ़ना है। तो ये तो हो गए हमारे 3 सेक्शन जहां से आपके दोस्तों ऑब्जेक्टिव हिस्सा इंग्लिश का कंप्लीट होता है। ये सिलेबस के 3 सेक्शन हो गए, आप सबको समझ में आ गया मुझे उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव पर आते हैं। डिस्क्रिप्टिव के लिए राइटिंग स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें ईमेल लिखना, रिपोर्ट्स बनाना, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग, ये करना आपको आना चाहिए। कैसे करते हैं इसके लिए मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, आप उससे भी सीख सकते हैं और इसके बाद भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। बस आपको ध्यान ये रखना है, ये मत सोचना कि प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद लिखना शुरू करेंगे या उसके बाद करना शुरू करेंगे। हालांकि टाइम इतना है नहीं आपके पास। आप क्या करिए, हफ्ते में 1 दिन निकाल लीजिए, 2 घंटा निकाल लीजिए, उस 2 घंटे में आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी प्रैक्टिस देखो कीबोर्ड पर भी लिखने की अच्छी होनी चाहिए, सोचने की प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, लिखना कैसे फॉर्मेट भी दिमाग में होना चाहिए। और ये एक दिन में नहीं आता, ये हर दिन प्रैक्टिस करने से आता है। आज आप जिस भाषा में बात करते हैं वो भाषा एक दिन में नहीं आई है, हर दिन प्रैक्टिस करने से आई है। आप चैट में बात कर लेते हो किसी से, एक दिन में नहीं आई ना, प्रैक्टिस कर करके आई है। दैट्स वाई इसकी भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्टिव को बहुत हल्के में ले लेते हैं, कहते हैं आगे बाद में करेंगे। 0.5 मार्क्स, 0.10 मार्क्स, 0.10 मार्क्स बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर देता है अगर आपका सिलेक्शन होना है या फिर रिजेक्शन होना है इसमें। दैट्स वाई हर एक मार्क, हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। शुरुआत से करोगे तो आपके लिए काम आएगा। ये जितने भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया था ना, इन सब लोगों की एक चीज कॉमन थी, ये लोग डिस्क्रिप्टिव ऐसा नहीं करते थे एंड में जाके लिखेंगे। ये बीच में हफ्ते में 1 दिन टाइम निकाला, टाइम निकाल के थोड़ा सा लिखना शुरू कर दिया। एक दिन तब तो लेटर और ऐसे आता था, ये नहीं आता था। अब क्या ये भी ऐड हो गया है, तो लेटर और ऐसे जो है वो लिखा करते थे। ऐसे आपको लिखना होगा, तरीका मैं बता दूंगा कैसे आपको करना है, बट ये आपको पहले से करना होगा, ये मेरा आपको बताना है। ये मैंने आपको बता दिया, समझ गए मेरी बात। ये हमारा सिलेबस यहां पर कंप्लीट हुआ। नाउ जो मैंडेटरी काम है जो आप सब लोगों को करना है वो है दोस्तों ऑनलाइन मॉक पेपर। बिना ऑनलाइन मॉक पेपर के आप ये मत समझना कि यार आपका पेपर प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने सोचा सिर्फ पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना जी, या आपके पास बुक्स हैं उनसे प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों ऐसा है, प्रैक्टिस तो आपकी होती है, ऑब्वियसली इनसे प्रैक्टिस होती है, बट ऑनलाइन मॉक पेपर ये मैंडेटरी है क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है। तो एग्जाम के लिए आपके पास वो माहौल चाहिए कि यार 3.5 घंटे का माहौल मेरे को चाहिए वहां पर, है ना। मेरे को यार पूरा माहौल चाहिए, एक तरीके का 1 घंटे का माहौल चाहिए, मेरे को वो माहौल चाहिए। और उस माहौल में ढलना बहुत जरूरी है कि 1 घंटे बैठे आराम से, उस 1 घंटे में हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, उस 1 घंटे में हमारी इतना दिमाग चलना चाहिए कि हम पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। और ये चला पाओगे, कर पाओगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। और उसके लिए आपको मॉक पेपर ही हेल्प करेंगे। मॉक पेपर से ये भी पता चलेगा कि आपके जो और कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कहां पर है। मॉक पेपर कम से कम आपके पास 3 से 4 इंस्टीट्यूशंस के होने चाहिए जिसके मॉक पेपर आप लगा रहे हो। आप हर दिन मॉक पेपर लगाओ। अगर देखो आपने अभी 2025 को टारगेट किया हुआ है, आपके पास मोटा मोटा 1.25 यानी 1.25 क्यों बोल रहा हूं मैं, 40 दिन मान लो, 40 डेज, ऐसे समझ में आएगा आपको एग्जैक्टली। 40 डेज जो है आपके पास प्री एग्जाम को लेकर, इससे ज्यादा तो दिन है नहीं, इससे ज्यादा बिल्कुल दिन नहीं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। तो 40 दिन में आपको मॉक पेपर लगाने पड़ेंगे, कुछ नहीं तो कम से कम कोशिश करो 25 से 30 मॉक पेपर तो लगा लो प्री लेवल के, है ना। और वो कैसे लगाओगे, आप हर दिन को प्रैक्टिस करोगे, हर दिन तो 3-4 इंस्टीट्यूशन के लेकर चलो और सबसे अगर 10-10 लगाओगे तो आपके हो गए 25-30 हो जाएंगे। तो इतने मॉक पेपर लगाने से आप उनका एनालिसिस कर पाओगे, मैक्सिमम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हो पाएगी, एरर की प्रैक्टिस हो पाएगी, फिलर की, हर तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो पाएगी। ये आप जरूर करना। इन चारों स्टूडेंट जिन्होंने सिलेक्शन लिया उनमें सब में ये कॉमन चीज थी, इन्होंने ऑनलाइन मॉक पेपर को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। अब बात होती है कि फाउंडेशन कोर्स की जरूरत है क्या। आप लोगों के पास एक फाउंडेशन कोर्स होना चाहिए, रिकॉर्डेड वर्जन में होना चाहिए, जिसको आप रिवाइज कर सको, क्वेश्चन के लिए रिवाइज कर सको, कॉन्सेप्ट्स के लिए रिवाइज कर सको, देख सको। ये आपको बड़ी हेल्प करेंगे। तो रिवीजन के लिए आपके पास कोई ऑलरेडी अगर है तो उसको संभाल के रखिए, नहीं है तो मैं उसके लिए आपको रिकमेंडेड करूंगा कि कोई ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स हम लोग भी लेकर आएंगे अपकमिंग, तो आप उसको ले लेना। या बुक हो आपके पास, बुक से आप कर लेना। प्रीवियस आपके पास नोट्स पड़े हो जिसके रिवीजन आप करोगे वो आप करेगा। सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बजाय इसकी कि क्लासेस को आप पढ़ रहे हो, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि क्लासेस को पढ़ना है। बट हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस आप जरूर कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से टाइम निकाल के आप कर सकते हो। तो कोई भी फाउंडेशन कोर्स या बुक का इस्तेमाल करना जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सको, दैट विल हेल्प यू लॉट। बहुत ज्यादा वहां से हेल्प मिलेगी। मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं उसमें, तो नंबर 1 आपके लिए एक मैं रिकॉर्डेड कोर्स दे सकता हूं, वो आपको अनअकैडमी पर मिलेगा। चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले लेना, उसमें मिल जाएगा, अलग से रिकॉर्ड देखोगे उसमें मिलेगा, वो भी हम 1-2 दिन में आपको दिखा देंगे, बता देंगे। अभी के लिए तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, सिलेबस आपके पास में, सब कुछ आपके पास में है।
इसके अलावा अगर आपको लगता है एसबीआई पीओ के लिए नहीं सर, मेरे को आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, एसओ एग्जाम, अपकमिंग एसबीआई पीओ एग्जाम्स, इन सबको टारगेट करना है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं उसमें। और उसमें हेल्प ये है कि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन में होता क्या है कि जितनी भी ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, लेट्स सपोज आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, तो 12 महीने के दौरान जितने भी आपके नोटिफिकेशंस आएंगे उनके अकॉर्डिंग हम लोग बैचेस लेकर आते हैं और बैचेस में हम पढ़ाते हैं। जैसे अगर आपको आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए पढ़ना है तो आपके लिए फाउंडेशन बैच अभी से पढ़ना होगा ताकि आप आईबीपीएस पीओ क्लर्क को आप क्रैक कर सको। वो 5 जुलाई से आएगा। ऐसे ही दोस्तों आरआरबी है तो नेक्स्ट मंथ, अगस्त के मंथ में, जुलाई के लास्ट में, और फिर आपका आरआरबी के लिए बैच आएगा। ऐसे ही अपकमिंग एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन बैचेस आते हैं, तो फाउंडेशन बैचेस आप पढ़कर उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग कराते हैं। मेंस बैच भी चल रहा है, फाउंडेशन भी चल रहा है, तो वो आपको सब्सक्रिप्शन में ये बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आपने ऐसा कुछ प्लान किया हुआ है, यू कैन गो डेफिनेटली फॉर सब्सक्रिप्शन। जैसे अभी मेंस पढ़ रहे हैं जो बच्चे, जो लोग प्री एग्जाम दे चुके हैं वो सारे मेंस पढ़ रहे हैं, और अभी जो मेंस पढ़ रहे हैं सारे के सारे एलिजिबल हैं, सारे बच्चे एसबीआई पीओ देंगे। और मैं गारंटी देता हूं इस एसबीआई पीओ में से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होगा। भले वैकेंसी 541 है, और देखना मैक्सिमम सिलेक्शन इसी बैच में से होगा, वरदान मेंस बैच में से, क्योंकि वो बैच है जिसमें फाउंडेशन पहले ही बच्चे कर चुके हैं। मेंस में काफी टाइम से इसमें पढ़ा रहा हूं, तकरीबन 3 महीने से बच्चे तो मेंस इसमें पढ़े रहे हैं, और उसके बाद से ये अटेम्प्ट करेंगे ना, एक बार में सिलेक्शन लेंगे। आप लोग भी एक बार में सिलेक्शन लो, तो आपने फाउंडेशन किया हुआ है तो आप इसको पढ़ लेना। फाउंडेशन नहीं किया है तो मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं। शाम को 7 बजे दोस्तों एक क्लास चलती है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लेना। और सब्सक्रिप्शन लेना है तो सब्सक्रिप्शन लेकर ज्वाइन कीजिएगा। 5 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है, फाउंडेशन डे 1 से 0 से, तो आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें भी चारों टीचर्स आपको होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना। इसमें देखो बेनिफिट बताता हूं क्या है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको अगले 6 महीने फ्री मिल जाएंगे, यानी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और उसका प्राइस होगा 2999। बस 3000 रुपए के सब्सक्रिप्शन में आप इस सबको अपना फायदा इसका ले सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स पे, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हो, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम दोस्तों जरूर बताना। बाकी एंड करते हैं दोस्तों सेशन को। उम्मीद करता हूं आपको पूरा अच्छे से पता चल गया एसबीआई पीओ को स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करिएगा उस दोस्त के साथ जिसको जरूरत है एसबीआई पीओ की, या फिर जरूरत है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम को प्रिपेयर करने की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।